सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टीम हिंदी चैनल पर। हम देखेंगे भाषा का विकास। पिछली वीडियो में हमने देखा था भाषा का हमने प्रकार देखा, भाषा का कौशल देखा, भाषा की विशेषताएं देखी और उसके साथ साथ हमने भाषा का विकास भी देखा था। आज हम उससे आगे देखते हैं संविधान में भाषा का कहाँ प्रावधान किया गया है, किस अनुच्छेद में, किस भाग में प्रावधान किया गया है और किस अनुसूची में प्रावधान किया है। संविधान में हमारी भाषा में कौन सी हमारी भाषा राजभाषा के रूप में दी गई है और हमारी भाषा की लिपि क्या रही होगी। आज हम सबका विवरण देखेंगे और बारी बारी से इसका अध्ययन करेंगे। अगर किसी ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो हमारा वो पहला वीडियो देख सकता है, और नहीं देखा है तो ये भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन समय निकाल के उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। फिर हम देखते हैं, चलिए, हिंदी का संविधान में उल्लेख। तो सबसे पहले देखते हैं हिंदी का संविधान में उल्लेख। भारतीय संविधान में भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक हिंदी का राजभाषा होने का उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट हम देख सकते हैं इसमें, अनुच्छेद 343 धारा 1 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। एवं इसकी लिपि देवनागरी होगी। तो भारतीय संविधान में भाग 17 में और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी भाषा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 343 एक में क्या कहा गया है कि भारत की जो राजभाषा होगी वो क्या होगी, हिंदी होगी, और इसकी लिपि क्या होगी, हमारी देवनागरी होगी। वहीं अनुच्छेद अगला हम देखते हैं इसमें, संविधान के अनुच्छेद 344 धारा 1 में यह उल्लेख है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं सम्मिलित थी। जब हमारा मूल संविधान था, जब हमारे पास संविधान बन के आया था, तो अनुच्छेद 344 के 1 के अनुसार जो हमारी 8वीं अनुसूची है, जहां पे भाषाओं का हमको ज्ञान दिया गया है कि हमारी भाषा कौन सी अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में, तो उसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख था मूल संविधान में? 14 भाषाओं का उल्लेख था। लेकिन आज वर्तमान में 14 भाषा है 8वीं अनुसूची में, तो वो 14 भाषाओं से बढ़ा के हमको 22 भाषा कर दिया गया है इसका। तो हम नोट डाल के लिख सकते हैं इस चीज को, नोट, वर्तमान में 14 भाषाओं से बढ़ाकर 14 भाषाओं से बढ़ाकर 22 भाषाओं का उल्लेख है।
का उल्लेख है, जिसमें अंग्रेजी भाषा सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है। जब हमारे पास मूल संविधान आया था तो हमारे पास केवल 14 भाषाएं थी। फिर हमने उसमें संविधान संशोधन किए। एक बात हमेशा समझें, जब हमारे पास मूल संविधान आता है, जितनी भी सूची होती है, अनुसूची होती है, जितने भी विषय होते हैं, लेकिन जब हम उसमें कोई नया चीज हम जोड़ते हैं, कुछ नया ऐड करते हैं, तो हमेशा संविधान संशोधन करके ही हम जोड़ सकते हैं। तो कुछ संविधान संशोधन भी हुए, उसके तहत 14 भाषाओं से हमने कितनी भाषाओं का कर दिया, 22 भाषाओं का उल्लेख कर दिया। लेकिन 22 भाषाओं में किस अंग्रेजी भाषा का अभी भी इसमें उल्लेख नहीं है। हमने देखा मूल संविधान में हमारी 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था। तो एक बार हम ये देख लेते हैं 14 भाषा पहले थी कौन कौन सी। तो हम देखते हैं मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं तो सबसे पहले देखते हैं हम असमिया, नंबर 2 पे आ जाएगा आपका उड़िया, नंबर 3 पे बांग्ला, नंबर 4 पे आप पंजाबी, नंबर 5 पे हम लिख सकते हैं कश्मीरी, नंबर 6 पे गुजराती, 7 पे मराठी, 8 पे हम लिख सकते हैं कन्नड़, 9 पे हम लिख सकते हैं मलयालम, 10 पे हम लिख सकते हैं तमिल, 11 पे तेलुगु, 12 पे हम लिख सकते हैं संस्कृत, 13 पे हम लिख सकते हैं उर्दू और 14 पे हम लिख सकते हैं हिंदी। तो जब हमारे पास मूल संविधान बन के आया तो हमारे पास इन 14 भाषाओं का उल्लेख था संविधान में, लेकिन हमने 15 भी जोड़ी, 16, 17, 18 और धीरे धीरे करते करते हम कहां पहुंच गए, 22 भाषाओं तक पहुंच गए। तो अब इनका हम क्रम से देखते हैं, सीरियल से देखते हैं कि 15वीं भाषा कौन सी रही है, 16, 17, 18वीं भाषा कौन सी रही है और 19, 20, 21, 22 ऐसे करके हमारी कौन सी भाषाएं रही। तो हमने 15वीं भाषा जोड़ने के लिए एक संविधान में संशोधन किया, जिसको हम बोलते हैं 21वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन और वर्ष था आपका ये 1967 का, जिसके तहत हमने 15वीं भाषा को जोड़ा था। ये 15वीं भाषा थी हमारी सिंधी। अगला हम देखते हैं 21वें के बाद हमने किया था आपका 71वां संविधान संशोधन। और ये हुआ था हमारा 1992 में। इसके तहत हमने 3 भाषाओं को जोड़ा था, 16, 17, 18। तो मैं क्रम से लिख रहा हूं आपका 16 नेपाली, 17 मणिपुरी, 18 कोंकणी।
16, 17, 18 हमने 71वें संविधान संशोधन से 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अच्छा, इनका सीरियल कैसे भी हो सकता है, 16 मणिपुरी भी हो सकता है, 17 ये भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमने 3 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा। ऐसे करके हमारे पास 1992 तक हमारे पास 18 भाषाएं आ चुकी थी। लेकिन हम आज कितनी भाषाओं का उल्लेख है हमारे संविधान में? 22 भाषाओं का। तो एक अगला संविधान संशोधन हुआ था हमारा, जिसको हम बोलते हैं 92वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, और ये हुआ था वर्ष 2003 में। इसके तहत हमने 4 भाषाओं को जोड़ा। 4 भाषा 18 के बाद 19 हमने जोड़ा बोडो, 19 के बाद 20 देखते हैं हम डोंगरी, 21 बार देखते हैं हम मैथिली, और लास्ट है हमारा 22वां संथाली। तो हमने देखा 21वें संविधान संशोधन 1967 से 15वीं भाषा हो गई। 71वें से हमने 3 भाषाओं को जोड़ा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। वहीं 92वें संविधान संशोधन 2003 से हमने 19वीं भाषा बोडो, 20 डोंगरी, 21 मैथिली और 22 संथाली। अच्छा, इनको याद करने के लिए, जो 4 भाषा हैं, इनको याद करने के लिए हम एक ट्रिक भी बना सकते हैं। वैसे हम एक गणित में फॉर्मूला पढ़ते हैं, बोर्ड मास। तो हम इससे हम बीओ से हम बोडो याद कर सकते हैं, डी से हम डोंगरी याद कर सकते हैं, एमए से हम मैथिली याद कर सकते हैं, एस से हम संथाली भी याद कर सकते हैं। लेकिन ये कोई ट्रिक नहीं है, मगर कुछ समय के लिए याद रहने के लिए हम बना सकते हैं। अच्छा, हमेशा ये याद रखें, प्रश्न इन 14 भाषाओं से कभी नहीं बनेगा। मूल संविधान में जितनी भाषाएं थी उनसे प्रश्न न के बराबर बनता है। केवल इतना याद होना चाहिए कि मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था, तो वो 14 भाषाओं का उल्लेख था। प्रश्न बनने की संभावना कहां से रहती है कि 15वीं भाषा कौन से संविधान संशोधन से किस वर्ष में और कौन सी भाषा थी, ये प्रश्न बनने की संभावना रहती है। मतलब जहां तक प्रश्न बनने की संभावना रहेगी, तो ये संविधान के संशोधन और कौन कौन सी भाषा को हमने किस किस वर्ष में किस संविधान संशोधन से मूल संविधान में जोड़ा था, ये बात हमको याद रखनी है। और यहाँ से प्रश्न न के बराबर बनने की संभावना रहती है। लेकिन एक ज्ञान के वजह से मैंने आपको इन 14 भाषाओं का उल्लेख बता दिया कि हमारे संविधान में सबसे पहले 14 भाषाएं कौन कौन सी थी। हिंदी भाषा का संविधान में हमने उल्लेख देखा कि हमने कौन से भाग में भाषा का उल्लेख था, किस अनुच्छेद में था, कौन से अनुसूची में था और कितनी भाषाओं का उल्लेख था। अब उससे आगे हम देखते हैं भाषा के रूप। भाषा के रूप जैसे मान के चलिए, भाषा के रूप को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट लेते हैं। एक हम बोल सकते हैं बोली, दूसरा बोल सकते हैं उपभाषा और तीसरा बोलते हैं हम राजभाषा या राष्ट्रभाषा। बोली क्या होती है? एक सीमित या संकीर्ण क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या होती है? हमारी बोली होती है। वहीं उस संकीर्ण क्षेत्र से व्यापक क्षेत्र हो जाता है, थोड़ा बड़ा क्षेत्र हो जाता है। अर्थात अगर ये बोला जाए कि कई बोलियों को मिला के एक उपभाषा का जन्म हो जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? उपभाषा। और संपूर्ण देश में जो काम काज करने वाली भाषा होती है उसको हम बोल देते हैं राजभाषा। हेडिंग बना लेते हैं हम भाषा के रूप। हम इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 हम बोल सकते हैं बोली। नंबर 2 पे हम बोल सकते हैं उपभाषा। और नंबर 3 पे हम बोल देते हैं राजभाषा। राजभाषा बोल दो या इसी को बोल देते हैं हम राष्ट्रभाषा। भाषा के रूप में हमने देखा सबसे पहले बोली, उपभाषा, राजभाषा। अब बोली क्या होती है तो इसको हम थोड़ा 2 शब्दों में लिख लेते हैं एक बारी। किसी
निश्चित संकीर्ण क्षेत्र में, संकीर्ण क्षेत्र में व्यक्ति अपने विचारों का जिस माध्यम से आदान प्रदान करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, वह भाषा उस क्षेत्र की बोली कही जाती है, बोली कही जाती है। इसको हम एक तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान के चलिए ये हमारा कोई छोटा क्षेत्र है, तो इसमें बोले जाने वाली भाषा हम क्या बोल सकते हैं, बोली। थोड़ा और क्षेत्र बड़ा हुआ, क्षेत्र बड़ा हुआ तो हम इस चीज को हम क्या बोल देते हैं, उपभाषा। क्या हमने बोल दिया, उपभाषा। और उससे थोड़ा क्षेत्र बड़ा हुआ तो इसको हमने बोल दिया राजभाषा, राजभाषा। और अगर हम थोड़ा क्षेत्र संकीर्ण और व्यापक मान के चलते हैं तो इसको हम क्या बोल देते हैं, राष्ट्रभाषा। ऐसे कर एक तरीके से और समझते हैं, जैसे मान के चलिए ये आपका क्या है, गांव मान के चलिए, तो गांव में बोले जाने वाली भाषा क्या बोल सकते हैं हम, बोली बोल सकते हैं। अब गांव से थोड़ा बड़ा हुआ आपका क्या हुआ, ये हुआ आपका जिला। अब जिला स्तर पर बोले जाने वाली भाषा को हम क्या बोल देते हैं, उपभाषा मान के चल सकते हैं। और इसका अगर थोड़ा और विस्तार कर दिया जाए आपका, तो अब जिला से हम कहां पे आ गए, आपके प्रदेश में। तो अब प्रदेश स्तर पर बोले जाने वाली भाषा क्या बोली जाएगी, हमारी राजभाषा। और अगर और थोड़ा विस्तार कर दिया जाए अपना, तो ये प्रदेश के बाद क्या आ जाता है हमारा, राष्ट्र, या इसको बोल देते हैं हम देश। तो अब राष्ट्र में बोले जाने वाली भाषा क्या बोली जाएगी, हमारी राष्ट्रभाषा। एक तरीके से हम थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि केवल गांव में बोली जाने वाली भाषा क्या हो जाएगी, हमारी बोली, या जिला में बोली जाने वाली भाषा क्या हो जाएगी, उपभाषा। एक मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं इस चीज से। अब दूसरा था हमारा उपभाषा। उपभाषा को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, कि हमने उससे पहले क्या पढ़ा था, बोली। किसी निश्चित संकीर्ण क्षेत्र में जो हम विचारों का आदान प्रदान करते थे, जिस माध्यम से करते थे, वह माध्यम क्या कहलाता था, बोली कहलाता था। अब एक या दो से अधिक बोलियों को मिला के हम क्या बना देते हैं, उपभाषा बना देते हैं। तो उपभाषा क्या है, बेसिकली बोली और राजभाषा के बीच की कड़ी है। तो हम इसको लिख सकते हैं एक तरीके से, उपभाषा, उपभाषा बोली एवं राजभाषा के बीच की कड़ी है, बीच की कड़ी है। अनेक बोलियों से, अनेक बोलियों को मिलाकर उपभाषा का जन्म होता है, उपभाषा का जन्म होता है। तथा अनेक उपभाषाओं को मिलाकर अनेक उपभाषाओं को मिलाकर भाषा या राजभाषा, या इसी को हम एक तरीके से बोल सकते हैं राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा का जन्म होता है। जन्म होता है। अब हमने क्या देखा कि कई सारी बोलियों को मिला के क्या बन जाती है, हमारी उपभाषा बन जाती है। और कई उपभाषाओं को मिला के हमारा क्या बन जाता है,
भाषा, राजभाषा या राष्ट्रभाषा का हम दर्जा दे देते हैं इस चीज को। तो हम भाषा में देखेंगे, हम हिंदी भाषा में देखते हैं कि उपभाषा कितनी है। नोट डाल के हम इस बात को समझ सकते हैं। नोट, हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं हैं। 5 उपभाषा हैं, और वो 5 कौन कौन सी हम एक बार देख लेते हैं। नंबर 1 देखते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। नंबर 2 देख सकते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी। नंबर 3 देख सकते हैं हम राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी। नंबर 4 देख सकते हैं पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी। और अंतिम हम 5 देख सकते हैं अपना बिहारी हिंदी। तो हमने क्या देखा कि उपभाषाओं से मिलकर क्या बना हमारा भाषा। तो कितनी उपभाषा है हमारी हिंदी भाषा में? 5 उपभाषा है, जिसमें पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। इन 5 उपभाषाओं से हमारी हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है। अब हम इन उपभाषाओं में, पश्चिमी हिंदी में उपभाषा एक तरीके से, तो हमने देखा उपभाषा किससे मिलकर बनी थी हमारी? बोलियों से। तो पश्चिमी हिंदी उपभाषाओं में कई बोलियां हैं, उसी तरीके से राजस्थानी हिंदी में भी बोलियां हैं। तो अब हम इसको आगे और डिटेल में देख सकते हैं। उससे पहले राष्ट्रभाषा या राजभाषा को भी एक बार ही देख लेते हैं क्या है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, राजभाषा को अगर हम परिभाषित करते हैं तो किसी राष्ट्र, या हम संविधान की भाषा में राष्ट्र को क्या बोल देते हैं? राज्य बोलते हैं। किसी राज्य में जिस भाषा में कामकाज संपन्न किए जाते हैं, संपन्न किए जाते हैं, वह भाषा राजभाषा कहलाती है। राजभाषा कहलाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्या है हमारी? राजभाषा। संविधान में कहीं भी ये स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, जबकि संविधान में अनुच्छेद 343(1) में क्या बोला गया था कि हिंदी हमारी क्या होगी? राजभाषा, और उसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी। अब राष्ट्रभाषा होती क्या है अगर इस बात को देखा जाए तो देश के सर्वाधिक लोगों द्वारा या बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है। वहीं हिंदी हमारे केवल भारत के 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में ही बोली जाती है। हम आगे देखेंगे कि वो राज्य 9 कौन कौन से हैं और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं, जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। इन उपभाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं ये देखते हैं एक बार। जैसे मान लिया मैंने ये डाल दिया उपभाषा, उपभाषा, और यहां पे डालता हूं अपभ्रंश, अपभ्रंश, और यहां डाल लेता हूं एक जगह पे बोलियां, बोलियां। हमने कल की वीडियो में क्या देखा था कि हमारी हिंदी का उद्गम कहां से हुआ है, विकास कहां से हुआ है? तो वो अपभ्रंश का शौर सैनी भाग से हुआ था। तो अब उपभाषाओं में सबसे पहले हम देखते हैं पश्चिमी हिंदी। सबसे पहले नंबर 1 पर देखते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। अब यदि पश्चिमी हिंदी का विकास देखते हैं तो ये हुआ है आपका शौर सैनी अपभ्रंश से। शौर सैनी अपभ्रंश से।
अब ये देखेंगे पश्चिमी हिंदी में बोलियां कौन कौन सी आती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम खड़ी बोली। खड़ी बोली, इसी में आपकी ब्रज आ जाती है, ब्रज। हरियाणवी, हरियाणवी को ही हम बोलते हैं बांगरू। बांगरू, हरियाणवी, कन्नौजी और एक बुंदेली। तो हमने पश्चिमी हिंदी में बोलियों को देखा, खड़ी बोली, ब्रज, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली। ये हमारी पश्चिमी हिंदी की बोलियां थी। अब हम दूसरा देखते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? इसका माना जाता है अर्धमागधी से। अर्धमागधी अपभ्रंश से। अब हम ये देखते हैं कि पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती है हमारी। तो इसमें आ जाएगी हमारी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब इसके बाद हम तीसरा देखते हैं राजस्थानी हिंदी। अब राजस्थानी हिंदी का किस अपभ्रंश से विकास हुआ है? तो इसका शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। शौरसेनी अपभ्रंश से। अब राजस्थानी हिंदी में हम देखते हैं कौन कौन सी बोली आती है। तो इसमें जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, ये हमारी इसमें कौन सी आ जाती है? राजस्थानी हिंदी में आ जाती है। और अगला भाग देखते हैं हम बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी का उद्गम कहां से हुआ है? इसका हुआ है मगही से, मगही अपभ्रंश से। अब बिहारी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती है वो देखते हैं। एक आता है भोजपुरी, एक आता है मैथिली, एक आता है मगही। ये हमारा बिहारी हिंदी में आती है बोलियां। अंतिम है हमारा पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी, अब इस पहाड़ी हिंदी का खस अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। खस अपभ्रंश से इसका विकास हुआ। अब इस पहाड़ी हिंदी में हमारी कौन कौन सी बोली आती हैं? इसमें आ जाएगी आपकी नेपाली, कुमाऊनी और गढ़वाली। हमने देखा उपभाषा, हमने देखा 5: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का शौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुआ, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से, राजस्थानी हिंदी शौरसेनी अपभ्रंश से, बिहारी हिंदी मगही अपभ्रंश से और वहीं पहाड़ी हिंदी खस अपभ्रंश से इसका निर्माण हुआ। अब हम पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती है? जैसे खड़ी बोली, ब्रज, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली, ये हमारी आ जाती है पश्चिमी हिंदी। पूर्वी हिंदी में आ जाती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। वहीं राजस्थानी में आ जाती है जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी। वहीं हमारी बिहारी हिंदी में आएगी भोजपुरी, मैथिली, मगही। और अंतिम रह जाता हमारा पहाड़ी हिंदी, इसमें आ जाता है नेपाली, कुमाऊनी, गढ़वाली।
हम यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे हमारा एक नोट पॉइंट बनता है कि पूरे भारत में सर्वाधिक कौन सी बोली बोली जाती है। तो इसमें हमारी एक बोली है भोजपुरी, जो पूरे भारत में सर्वाधिक बोली जाती है। तो इसको हम नोट पॉइंट पर लिख सकते हैं, नोट या विशेष डाल के लिख सकते हैं, संपूर्ण भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली बोली वो कौन सी है आपकी? भोजपुरी। अब देखेंगे कि हिंदी भारत के किन किन राज्यों में और किस किस केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। तो लिखते हैं हिंदी भारत के 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। अब क्रम से देखते हैं कि 9 राज्य को कौन कौन से हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो हेडिंग बना लेते हैं 9 राज्य। इसमें हम सीरियल से देखते चलते हैं। नंबर 1 हिमाचल प्रदेश। नंबर 2 राजस्थान। नंबर 3 हरियाणा। नंबर 4 हम देख सकते हैं उत्तर प्रदेश। नंबर 5 उत्तराखंड। नंबर 6 देख सकते हैं हम बिहार। नंबर 7 देख सकते हैं हम झारखंड। नंबर 8 देख सकते हैं मध्य प्रदेश। और अंतिम है हमारा छत्तीसगढ़। अब एक केंद्र शासित प्रदेश था, तो एक केंद्र शासित प्रदेश, और वो कौन सा है आपका? वो है आपका दिल्ली। आज हमने देखा था कि हिंदी भाषा को संविधान में कहां दर्जा प्राप्त किया गया है। राजभाषा के तौर पे हमने हिंदी भाषा को देखा, जहां हमने उसकी लिपि को देखा, देवनागरी थी। 14 भाषाएं हमारी जब मूल संविधान में था तब थी। उसके बाद हमने धीरे धीरे आज वर्तमान में 22 भाषाओं तक पहुंच चुके हैं। अंग्रेजी हमारी 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं है, वो हमारे केवल एक सहायक भाषा के रूप में प्रदान कर दी गई है। संविधान में उसका ब्यौरा दे दिया गया है। फिर हमने देखा क्या होती है बोली, क्या होती है राजभाषा, क्या होती है राष्ट्रभाषा, क्या होती है उपभाषा। वहीं साथ साथ हमने देखा कि भारत के 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में हमारी हिंदी भाषा बोली जाती है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो उस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।